हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजन IAS की PT 365 जो कि इंटरनेशनल रिलेशन की उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका पार्ट 20 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है इंडियाज ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी के बारे में। जानते हैं कि क्यों रहा न्यूज में। तो वजह ये कि सरकार ने यहाँ पे रिसेंटली एक ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी को निकाला है। ये डॉक्यूमेंट जो है इसलिए निकाला गया है इन ऑर्डर टू सॉलिसिट पब्लिक कमेंट्स। ठीक है, पब्लिक कमेंट्स के लिए निकाला गया है कि देख लीजिए और बताइए कि क्या कैसे क्या करना है। तो भाई बात आती है कुछ आर्टिक रीजन के बारे में जानने के लिए। देखिए ये ऐसा रीजन है जो कि आर्टिक सर्किल के ऊपर पड़ता है। ठीक है, आर्टिक सर्किल के ऊपर जो भी रीजन यहाँ पड़ता है ये है आर्टिक रीजन। अगर हम ऐसे बताएं तो आपका नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड 66 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ पे पड़ेगा, जिसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपका आर्टिक ओशन आता है और नॉर्थ पोल इसके सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आता है मामला, इस तरह से ऊपर से हम देख रहे हैं। हाँ, अब much of this ocean falls within the jurisdiction of 5 Arctic littoral states। अब ये जो ओशन है इसका ज्यादातर अगर हम जुरिस्डिक्शन देखें किसके अंदर ये ओशन आएगा, किसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा, तो इसमें कनाडा का हिस्सा है, उसके साथ डेनमार्क का हिस्सा है ना, ग्रीनलैंड, और आपका नॉर्वे का हिस्सा है, उसमें कुछ रशिया का भी इसमें हिस्सा है, और USA का जो अलास्का वाला पार्ट है, ठीक है, जो अलास्का वाला पार्ट है उसका भी कुछ हिस्सा है। तो इतना कुछ मिला के जो है ये वाला देख रहे हैं। तो आर्टिक ओशन को ये 5 ऐसी आर्टिक लिटोरल स्टेट्स हैं जो इसके अंदर में जुडिक्शन में आर्टिक ओशन आता है। अब यहाँ पे जो ड्राफ्ट पॉलिसी है ना, टू अचीव इंडियाज आर्टिक मिशन, ये ड्राफ्ट पॉलिसी का एम क्या है पहले यहाँ पे समझते हैं। देखिए उद्देश्य ये है इसका पहला कि ये कंट्रीब्यूट करना चाहती है इंटरनेशनल एफर्ट्स में। भाई पॉलिसी क्या कहती है, पॉलिसी कहती है कि आप इंटरनेशनल एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट करो जिससे यहाँ पे आर्टिक रीजन जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस के लिए और बढ़े, इन इंडियाज कैपेसिटी एज एन ऑब्जर्वर स्टेट टू द आर्टिक काउंसिल। और इंडिया क्या है, इंडिया यहाँ पे एक ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पे काम करेगा ना आर्टिक काउंसिल में। तो यहाँ पे इंडिया इसी के तौर पे ही इतना ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर दे कि भाई सारे लोग मिलके जो ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग है आर्टिक रीजन को लेके उसे और ज़्यादा बढ़ा सके। दूसरा, इस पॉलिसी का एम ये है कि सस्टेनेबल और म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन रहे, है ना, लंबे वक्त तक चले और म्यूचुअली सबको फायदा हो, इंडिया और आर्टिक के बीच में जितने भी हैं सबको फायदा हो और सस्टेनेबिलिटी भी बरकरार रहे। तीसरा ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट हमें कदम उठाने हैं। और चौथा, साइंटिफिक और क्लाइमेट रिलेटेड जो भी लिंकेज है, मतलब साइंटिफिक और क्लाइमेट जो भी लिंकेज है आर्टिक और इंडियन मॉनसून्स के बीच में, उसे यहाँ पे अच्छे से और समझना है। पांचवा ये कि जो पोलर रिसर्च है उन्हें और उसमें हार्मोनाइज करना है, इसको थर्ड पोल के साथ में, मतलब हिमालयाज के साथ में। अभी तो हम नॉर्थ पोल साउथ पोल की रिसर्चेस कर रहे हैं, इसको यहाँ पे हिमालयाज के साथ भी मिला के चल रहा है। और आखिरी में यहाँ पे जो स्टडी और अंडरस्टैंडिंग है आर्टिक की विद इन इंडिया, इसे भी हमें और एडवांस करना है। अब कुछ बातें हम आर्टिक काउंसिल के बारे में जानते हैं। देखिए आर्टिक काउंसिल ना एक हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है और ये फोरम आर्टिक कोऑपरेशन के लिए है, जिसको सेटअप करा गया था विद ट्विन मैंडेट। क्या था, पहली चीज तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इन दोनों को ही ध्यान में रख के इसको सेटअप किया गया था। इसके अंदर 8 मेंबर स्टेट्स आती हैं, परमानेंट पार्टिसिपेंट्स भी आते हैं और ऑब्जर्वर्स भी हैं, जैसे कि कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, रशिया, US, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, और ये जो सारे लोग हैं ये सारे के सारे इसके मेंबर्स हैं। और इंडिया जो है वो इसका ऑब्जर्वर नेशन बना 2013 में। तो ये कुछ कहानी इसकी। अब इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा जान लेते हैं इंडिया और आर्टिक की हिस्ट्री क्या है, कोऑपरेशन की, कैसे मिलजुल के काम करा गया है। तो पहली चीज तो 1920 की बात है जब इन्होंने स्वालबार्ड ट्रीटी को साइन करा था पेरिस में।
फिर 2007 की बात है जब पहला साइंटिफिक एक्सपीडिशन हुआ आर्टिक को लेके। 2008 में रिसर्च बेस हिमाद्री में इस्टेब्लिश करा गया बाय एलिसेंट स्लैलबार्ड और नॉर्वे के द्वारा। उसके बाद 2014 में 2014 में यहाँ पे इंड आर्क को डिप्लॉय करा गया। मल्टी सेंसरी मूड ऑब्जर्वेटरी को यहाँ पे कॉन्ग्स फोर्ट जॉर्डन में यहाँ पे इस्टेब्लिश करा गया। उसके साथ 2016 में ही यहाँ पे ग्रूव बैडेड एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी को सेटअप किया गया बाय एलिसन स्वेलबार्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ हिस्ट्री कहानी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। टॉपिक कहता है डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट क्यों रहा न्यूज में, पहले ये समझते हैं। तो वजह ये कि इंडिया ने रिसेंटली मना कर दिया कि हम सिग्नेटरी नहीं बनेंगे ये ओसाका डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल इकोनॉमी की। क्यों? जो कहता है, ये क्या कहता है? ये कहता है कॉन्सेप्ट डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट का। अब समझो, यहाँ पे फिर से समझो कि एक ओसाका डिक्लेरेशन है ऑन डिजिटल इकोनॉमी को लेके, और ये प्रपोज करती है कि एक कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट। मतलब यहाँ समझ लो, डेटा जो है जाए, भरोसे पे डेटा अलग अलग जगह जाता रहे, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया कि हम इसको साइन नहीं करेंगे। समझ गए? तो अब यहाँ समझेंगे और अच्छे से कि डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट क्या है। नाम जैसा काम वही है। एम ये है कि हर रिस्ट्रिक्शन हट जाए, मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से, इलेक्ट्रॉनिक के तरीके से यहाँ पे सब क्रॉस बॉर्डर जाए, सारी इंफॉर्मेशन जाए, जैसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, चाहे आपका डेटा फॉरेन सर्वर्स पे स्टोर होना वो भी हो। और ये सब क्यों हो? ताकि इनोवेशन अच्छे से हो सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, अगर हमारे पास अलग अलग जगहों का डेटा होगा। दूसरी बात ये कहता है भाई, जो भी चैलेंजेस आते हैं सिक्योरिटी को लेके, डेटा प्रोटेक्शन को लेके, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके, है ना, तो इन सब को लेके ये स्ट्रेस डालता है इन सारी इंपॉर्टेंस पे कि दैट अदरवाइज मार्क पब्लिक ट्रस्ट इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। पब्लिक का ट्रस्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो और बढ़ेगा, ये सारी बातें कहता है। अब कुछ बातें समझेंगे ओसाका डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल इकोनॉमी के बारे में। देखिए, ये डिक्लेरेशन को साइन करा गया था ऑन द साइडलाइंस ऑफ जब G20 की समिट हो रही थी 2019 में। अब इसे साइन कुछ G20 के लीडर्स ने भी करा था और कोई दूसरी कंट्रीज ने भी करा था जो अभी पार्टिसिपेट कर रही हैं इनफॉर्मल प्लूरिलेटरल नेगोशिएशंस ऑन ई कॉमर्स को लेके, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जिन्होंने भी साइन किया था। इन्होंने अनाउंस करा कि हम लॉन्च करेंगे ओसाका ट्रैक को। किसको? ओसाका ट्रैक को। एक ऐसा प्रोसेस है ये ओसाका ट्रैक, जिसका उद्देश्य ये है कि हम एफर्ट्स और बढ़ाएंगे इंटरनेशनल रूल मेकिंग ऑन डिजिटल इकोनॉमी को लेके, है ना, कि मतलब डिजिटल इकोनॉमी को लेके जो भी इंटरनेशनल रूल बनते हैं उसका और ये प्रोसेस बढ़ाएंगे, स्पेशली खासकर डेटा फ्लो को लेके, ई कॉमर्स को लेके, है ना। और उसके साथ यहाँ पे प्रोटेक्शन भी रखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, पर्सनल इंफॉर्मेशन का, साइबर सिक्योरिटी का। अब ये बताओ कि इंडिया ने इसीलिए तो नहीं करा इसको साइन। कैसे हो सकता है? कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, डेटा फ्लो हो रहा है ट्रस्ट के साथ, चलिए आपने दे दिया, और क्या भरोसा है कि आपको डेटा का सदुपयोग ही करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे? कैसे कैसे? तो गलत है ना यहाँ पे। खैर, ये हमारी तरफ से गलत है, बहुत सारी तरफ से गलत नहीं भी है। यहाँ पे ओसाका ट्रैक ये इंस्पायर है एक आइडिया से। आइडिया है डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट, जिसे फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने प्रपोज किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 में। एम ये था कि रिस्ट्रिक्शंस हटा दो, सब रिस्ट्रिक्शन हटा दो, क्रॉस बॉर्डर और डेटा को बहने दो, बहने दो, बहने दो। आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक कहता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। जानते हैं कि क्यों रहा खबरों में। तो वजह ये कि नोबेल पीस प्राइज 2020 दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। क्यों दिया गया? क्योंकि इसने काफी ज्यादा ऐसे एफर्ट्स लिए, काफी कदम उठाए जिससे भुखमरी से, हंगर से लड़ा जा सके। उसके साथ ऐसी भी कंडीशंस जिसकी वजह से शांति भंग होती है, ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत झगड़ा वगड़ा रहा, बहुत सही नहीं रहा, कन्फ्लिक्ट रहा, और जिससे भाई इसने ये भी काम करा कि यहाँ पे हंगर को एज अ वेपन ना यूज करा जाए ऑफ वॉर एंड कन्फ्लिक्ट। कभी कभी क्या होता है, कोई भूखा है, अगर तुम उस भूखे से कहो कि लो भाई खाना खा लो, और हम बदले में तुम जाओ उसको मार दो, वो 15-20 दिन से भूखा है, उसको खाना चाहिए, तो वो आपका कोई भी काम करेगा। तो इस हंगर को ना यूज करा जाए,
ऐसी किसी वेपन ऑफ वॉर या कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे, इसलिए भी इन्होंने बहुत काम किया और यही एक वजह है कि इनको नोबेल पीस प्राइज 2020 दिया गया। अब देखिए नोबेल पीस प्राइज के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए यह बात यह है कि मार्च 1901 से ही इसको दिया जा रहा है, हर साल दिया जाता है। कुछ एक्सेप्शंस के साथ उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत ही बढ़िया उम्दा काम किया है लोगों के, नेशंस के बीच में भाईचारा बढ़ाने में, जो आपका रिडक्शन या एबोलिशन करने में, आपका स्टैंडिंग आर्मीज की, या फॉर होल्डिंग एंड प्रमोशन ऑफ पीस कॉन्फ्रेंसेस कांग्रेसेस। मतलब इन्होंने यहाँ पे जिन लोगों ने काम किया है शांति को बढ़ावा देने में। अब किसी भी तरह से शांति हो सकती है कि भाई दंगा आर्मीज वगैरह यहाँ पे पीछे रहें, खत्म हो, इस तरीके स्टैंडिंग आर्मीज ना रहें, या फिर पीस कांग्रेसेस और बढ़े। तो अगर जो सारी की सारी शांति में इन्होंने काम किया है उनको दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। रेसिपेंट सेलेक्ट कैसे करे जाते हैं? सेलेक्ट करे जाते हैं नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा, जो कि एक 5 मेंबर की कमेटी है जिसे पार्लियामेंट नॉर्वे का जो है वो अपॉइंट करता है। तो ये कुछ बहुत बढ़िया बात, ऐसे कुछ काम करिए जो आप भी पाइए। अब बात आती है यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और उसकी अचीवमेंट्स के बारे में। देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 1961 में स्टैब्लिश करा गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशन की प्राइमरी एजेंसी है, जिसका मेन काम क्या है कि जिनका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, कि हम यहाँ पे हंगर को खत्म कर देंगे 2030 तक, ठीक है, और ये गोल नंबर 2 कहता है ना, तो इसके लिए काम करती है। करेंटली ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है जो कि हंगर से, इस भुखमरी से लड़ रही है। ये खाना देती है, अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी है तो वहाँ पे फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ये उन कम्युनिटीज़ के साथ भी काम करती है जिससे ये न्यूट्रिशन बढ़ा सके और रेजिलियंस बिल्ड कर सकें। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में आपको देखने को मिलेगा और हर एक साल ये 15 बिलियन से ज़्यादा राशन बांटती है। अगर मान चले पैसा वगैरह के टर्म में देखें तो करीब यहाँ पे 0.61 डॉलर हो गया, और आपका अगर हम देखें मतलब जो पर कॉस्ट राशन कार्ड की होती है ना, एवरेज पर कॉस्ट राशन की जो होती है वो 0.61 डॉलर्स होती है। और 2/3 इसका जो काम है वो उसका कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज में होती है, जहाँ पे देखिए दिक्कत है, जहाँ पे उनको बहुत कहीं पे ऐसी कोई कंट्री है जहाँ पे शांति नहीं है, बम बड़ा गिर रहा है, बेचारे लोग कैसे खाना खाएंगे बताइए, अंडर नरिश्ड है दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में, ऐसे लोगों को ये खाना प्रदान करती हैं। अब 2019 की बात है, 2019 में इसने यहाँ पे असिस्ट करा था क्लोज टू 100 मिलियन लोगों को, करीब 88 कंट्रीज में, जिनके पास खाना नहीं था, फूड इनसिक्योरिटी थी, भूखमरी से मर रहे थे, ऐसे लोगों को इन्होंने बहुत खाना पहुंचाया। इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करा मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में, काफ़ी लोगों के इसमें कोऑपरेशन रहा, जिससे यहाँ पे हंगर को एज अ वेपन ऑफ वॉर के या कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे ना यूज़ करा जाए। मैंने बताया ना कि अगर आपने देखिए फूड सिक्योरिटी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, खाना मिल रहा है, लोग कहते हैं हमारी पेट भरा हुआ है, कोई बात नहीं, शांति बनाए रखो। अब खाना नहीं मिलता है कहीं पे तो कुछ लोग उसका फ़ायदा उठा के लोगों को यहाँ पे झगड़े में, वॉर में, युद्ध में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ये चीज़ ना करी जाए, इसके लिए इसने काम करा है। साथ में ये हंगर मैप को भी पब्लिश करती है, जो दिखाता है कि कितना अंडर नरिशमेंट है पॉपुलेशन में कितना अंडर नरिशमेंट है, कितना हर एक कंट्री के अंदर कितने जो है वो भुखमरी क्या कह सकते हैं, कितनी जो है वो कुपोषणता है, या ये सब चीज़ें हैं, सारा का सारा इस हंगर मैप में होता है, ताकि इस मैप से पता चलता है कि आखिरकार क्या स्टेटस चल रहा है पूरे वर्ल्ड के हंगर का, और उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं अपने कामों से। अब इतना तो हमने देखा, तो अब हम ये भी देखेंगे कि ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंडिया के साथ क्या रिलेशन बैठ रहा है। ये इंडिया के साथ 1963 के बाद से ही काम कर रही है। अब कैसे भाई, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो ये राशन वगैरह मिलता है ना, इसमें फोकस करने के साथ साथ इसने कुछ पॉलिसी इनपुट्स भी दिए हैं, टेक्निकल असिस्टेंस भी दी है, जिससे हम खाना की एक्सेस को, फूड की एक्सेस को जनता तक और पहुंचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसने कुछ यूनिक इनिशिएटिव्स भी को प्रपोज करा, जैसे कि ऑटोमेटिक ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन, अन्न पूर्ति, उसके साथ मोबाइल स्टोरेज यूनिट्स है ना, छोटे छोटे स्टोरेज यूनिट्स हों, ताकि यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से
टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो पाए, मतलब अब भाई जगह जगह पे चले गए, उस यूनिट को लेके वहां से दे दिया तो मुश्किल नहीं है दूर दराज के इलाकों में राशन पहुंचाना। इसने एक पायलट ऑन राइस फोर्टिफिकेशन भी कंप्लीट करा, जिसको सरकार ने मिड डे मील्स की स्कीम में यूज करा था वाराणसी में, तो ये भी इसी के थ्रू हुआ था। और अभी कोविड की टाइम पे, इतने बड़े महामारी के टाइम पे, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ साइन करा है, जिसमें इन्होंने कहा कि हम टेक्निकल असिस्टेंस देंगे, आप सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोडक्शन यूनिट्स को सेटअप करेंगे उसके थ्रू। तो ये बहुत ही अच्छी, ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लगता है, बट आई फील वेरी इमोशनल, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द पीपल। एंड अगर सोचिए इतने बड़े लेवल पे अगर कोई काम कर रही है चीज़, तो कितनी अच्छी बात है। देन टू हम सोचते हैं हमारे आसपास चीज़ें नहीं हैं और कितना कुछ करा जा रहा है, तब भी लोगों को बहुत नहीं मिल रहा है, तो सोचिए कितने लोग इसके अंदर आते होंगे। खैर, कुछ की टर्म्स की बात करें जो कि खबरों में रहे, तो पहली बात आती है वैक्सीन डिप्लोमेसी। ये बहुत ही फेमस है और यही आजकल तो भाई इस समय तो बड़ी क्रिटिसिज्म का कारण भी यही बन गई है। खैर, अभी फिलहाल पॉजिटिव सेंस में देखते हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी को आप देख सकते हो एज अ ब्रांच ऑफ ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी that relies on use or delivery of vaccine and alongside providing auxiliary services like distribution, assistance and related research। अब ऐसे समझ लो, यहाँ पे इंडिया जो है वो मेजर सप्लायर है आरटीपीसीआर वैक्सीन का अफ्रीकन रीजन में, सिंस एड्स आउटब्रेक, जब से वहां पे एड्स वगैरह फैला है। तो आप इसको देख सकते हो वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो इसका मतलब देखो, समझो क्या होता है, सिंपल से समझो कि जब हम यहाँ पे वैक्सीन वगैरह दूसरे देशों को ऐसे देते हैं जिनके पास वो चीज़ों की कमी है, तो इससे क्या होता है कि हम अपनी सॉफ्ट पावर का यूज़ करके उन देशों में उनके दिलों में अपनी जगह बढ़ा रहे हैं। समझ गए, ये मेन यही चीज़ है। फिर बात आती है ई डिप्लोमेसी की। तो ई डिप्लोमेसी ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमेसी, मतलब इंटरनेट का यूज करके, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ नेशंस यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं डिप्लोमेटिक गोल्स और अपने उद्देश्यों को, ऑब्जेक्टिव्स को, ताकि वो जो भी फंक्शन हैं डिप्लोमेट्स के उसे कैरी आउट कर सकें। ये सारे फंक्शंस जैसे कि रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रमोशन होम नेशन का, है ना, हमारे देश का या किसी भी होम नेशन का जो रिप्रेजेंटेशन या प्रमोशन, या फिर दोनों में बायलेटरल या मल्टीलेटरल रिलेशन को करना। भाई दो कंट्री के बीच में बायलेटरल रिलेशन होता है और मल्टीलेटरल मतलब कई कंट्रीज के बीच में, उसके साथ यहाँ पे सोशल एंगेजमेंट वगैरह, ये सारी चीजें। उसके साथ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी आती है। अब इसमें क्या है, इसे हम लोग बैक चैनल डिप्लोमेसी भी कहते हैं। अब इसमें बैक चैनल में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मर डिप्लोमेट्स, पहले कभी डिप्लोमेट्स रहे थे, या मिलिट्री वेटरन्स, पहले वाले मिलिट्री के बंदे, या एकेडमिशियंस वगैरह, ये अनऑफिशियल तरीके से मिलते हैं। ऐसा तरीका निकालते हैं कि भाई देखिए यहाँ पे मिलेंगे, अपना तरीका ऐसे निकालेंगे, कॉमन ग्राउंड पे मिलेंगे, दैट ऑफिशियल नेगोशिएटर्स कांट। अभी आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मान लो कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हमने कह दिया कि हम ऑफिशियली कोई आपसे बात नहीं करेंगे, तो अब क्या होता है कि कुछ हमें पता भी नहीं होगा, लेकिन कुछ बैक चैनल से ऐसा उनसे बात चली होगी भाई, कि हमारे है तो नेबर ही ना, कुछ ना कुछ चीजें डिपेंड कर जाती हैं। तो ऐसे अगर मान लीजिए सामने खबर नहीं, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स नहीं है, लेकिन बैक चैनल थ्रू टॉक्स होती रहती हैं अगर इस तरीके से, तो ये बैक चैनल डिप्लोमेसी में आती है। अब ट्रैक 2 की हमने बात करी, तो ट्रैक 1 भी रहा होगा। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी ये ऑफिशियल गवर्नमेंट डिप्लोमेसी होती है, जहां पे क्या होता है कि कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन ये गवर्नमेंट के बीच में होता है, समझे, ट्रैक 1 में। और यहाँ पे जो ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी होती है, इसमें दोनों ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों होते हैं। नॉन ऑफिशियल में कौन कौन आ गया, बिजनेस लीडर्स आ गए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ गए, सारे पॉसिबल नॉन डिप्लोमेट्स आ गए। तो ये बात याद रखिएगा कि ट्रैक 2 को बैक चैनल बोलते हैं, ट्रैक 1 को ऑफिशियल वाली बोलते हैं, ट्रैक 1.5 को दोनों की बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस के बारे में। तो ये ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस is defined as government aid designed to promote the economic development and welfare of developing countries, ताकि यहाँ पे प्रमोट करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वेलफेयर डेवलपिंग कंट्रीज का। जापान ने कमिट करा है ODA मतलब ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन के लिए फॉर एन अमाउंट ऑफ अप्रॉक्स 3500 करोड़ कोविड-19 क्राइसिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए, इंडिया के लिए यहाँ पे ये कमिट करा गया है जापान के द्वारा।
जापान ने यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी इंडिया के साथ में 1958 में इनिशिएट किया था, शुरुआत की थी। और कोऑपरेशन की जो है शुरुआत हुई बाय ओडीए लोन, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन के थ्रू, जिसे पहला ओडीए जापान जो है कह सकते हो, पहला जो ओडीए दिया गया था वो हमारे देश को दिया गया था। और आप ये समझते हो, जो हम लोग बोलते हैं ना 20 लाख करोड़ वाला हिसाब किताब, तो ये तो बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गया, न्यूज़ में आ गया। न जाने कितने हज़ार करोड़ रुपए इंडिया को यूं भी आया करते हैं, जो अगर आप और हमारे जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स ना पढ़ ले हो, या कोई बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता हो, जिसे चीज़ों को पता हो, अगर ऐसे ना पता हो तो पता ही नहीं है आम जनता को कितना पैसा आता है। लेकिन वही है कि ये सब जिस कॉज के लिए आता है उस कॉज में लगता है नहीं लगता है, गॉड नोस। चलिए आखिरी टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक कहता है मिनीलिटरिज्म। ये आप कह सकते हो, मिनीलिटरिज्म इज डिफाइंड एज डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बाय मोर देन 3 कंट्रीज आउटसाइड द ट्रेडिशनल मल्टीलेटरल फोरम्स टू डील विद स्पेसिफिक टॉपिक्स। अब ये क्या होते हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं जो 3 कंट्रीज से ज़्यादा जो है के द्वारा किए जा रहे हों आउटसाइड द ट्रेडिशनल मल्टीलेटरल फोरम। ये जो पुराना वाला मल्टीलेटरल फोरम है उसके बाहर ये चीज़ें होती हैं, ताकि यहाँ पे डील करें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जो इंडिविजुअल स्टेट खुद मैनेज नहीं कर सकती, बट सारे को एक साथ आके ही मैनेज करना होता है। लाइकवाइज कैन नॉट अग्री, है ना। तो अभी समझ लो, एक साथ करके ये करने के लिए होता है, ये मिनी लिटरेचर इसे बोलते हैं। अब ये यहाँ पे होता है पार्ट अपना कंप्लीट। So if you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surf IAS. And if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. You can watch these videos on Facebook also, just like the page Surf IAS. Along with this, if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.